देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है चुनाव का इस बार 14-19 के फैक्टर में फर्क था। 14-19 में नरेंद्र मोदी की बात को लोगों ने बड़े ही गंभीरता से लिया, फिर यहाँ की जनता ने पूरे भारत की उनकी बात को गंभीरता से लिया, मगर बीच में वो स्लिप कर गए। स्लिप ये कर गए कि पहला तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज की और महंगाई पड़ गई, रसोई गैस है। तीसरी फैक्टर ये है कि जो उन्होंने उनकी कैबिनेट के कुछ प्रवक्ता और सरकारी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस बार हम आएंगे 24 में तो देश के संविधान को छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण खत्म कर, ये सभी बोल रहे हैं जी। बचाव में तो भाजपा कहे कि हमने नहीं किया। ऑल इंडिया पूरी जो भाजपा से विरोधी दल है वो सब कह रहे हैं, और ये हमारे देश का बड़ा इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। जिस संविधान को भाव भीमराव अम्बेडकर स्वर्गीय ने रचा, सबको जोड़ करके इकट्ठा किया, उनको बताए आपका ये है, आपका ये है। अगर छेड़छाड़ किया भारतीय जनता पार्टी तो देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अच्छा, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पूरी तरह से घिर गई है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा किया है, एक बहुत बड़ा घोटाले के रूप में आया है, तो कहीं ना कहीं मीडिया ने इसको पूरी तरह से, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने एक साइड में कर दिया है। तो आप इसको लेकर क्या देखते हैं? जिस तरह से एक मामला सामने आया कि उन्होंने वो जो बीफ की कंपनी है सप्लाई करने वाली, उससे भी 250 करोड़ रुपया ले लिया है, और वहीं उन्होंने जहां ईडी के छापे पड़े हैं और उन कंपनियों से फिर चंदा लिया गया, उसके बाद छापे रुक गए। तो ये इतना बड़ा घोटाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी घोटाले पे तो एनडीए गवर्नमेंट घिरी हुई है। आज उसका जो 14 से 19 का चरित्र राजनीतिक, वो यही है रीजन जो आज चारों तरफ से घिरी, हर स्टेट में घिरी हुई है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वेस्ट, जितने भी प्रांत हैं आज उसी मैटर को घिरे हैं। 14 में जो मोदी जी आए तो लोगों ने जनता के यहाँ को विश्वास किया कि इन्होंने जो वादा किया पूरा करेंगे। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें भी कुछ भरोसा कहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ ना कुछ में है, मगर झूठ का वादा ज्यादा दिन नहीं चलता है। हमारे प्रदेश जहां आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 2.5 लाख नौजवान बच्चे परीक्षा में बैठते हैं मेरे भाऊ, और उसके बाद बच्चे परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद हर बच्चा जान रहा कि हम आ जाएंगे, एक होता है उसके माँ बाप भी सब लोग पेपर। उसके बाद ये पता चलता 20 दिन रिजल्ट की लीक हो गया। तो पर्चा लीक होना तो गवर्नमेंट का काम है, ना हो या हो। ये भी सरकार तमाम इससे सफाई दे रहे हैं, भाई लीक कैसे सस्पेंड करना, हटाना है तो उनका एक है, उनके एक पॉलिसी है। मगर जो बच्चे आ करके पास हो करके ये फील्ड में चले गए, लीक हो गया, तो दोबारा आ सकते नहीं, ये तो बात की बात है। तो उनका भविष्य खतरे में पड़ा कि नहीं पड़ा? हमारा बच्चा आपका बच्चा है, उन बच्चों 2.5 लाख जो बच्चे थे और ये रिजल्ट आया कि लीक हो गया, तो उनका भविष्य खतरे में पड़ गया। अब हो सकता है हमें ना हमें, तो बात की बात है। उन बच्चों का मनोबल गिर गया, जो बच्चे आए इसमें बैठने के लिए उनका मनोबल गिर गया। अब हो सकता है मनोबल गिरने बाद वहां में ना हो, तो अलग की बात है। अच्छा, प्रज्वल रुगन्ना जो था, एक एचडी देवगौड़ा का पोता, जो कि काफी बहुत सारी औरतों से उसने वो किया है, संबंध बनाए हैं और अवैध संबंध बनाए हैं, और उनकी वीडियो वगैरह भी उपलब्ध हुई है, और उसका आरोपी का प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं, और जब उसका पता चलता है तो उसे विदेश जाने दिया जाता है। तो
तो ये एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा पे साबित नहीं हो जाता कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं जो कि बहुत ही गंभीर अपराधी हैं? ये सब वही सिचुएशन है, हालात है जो आज मोदी जी घिरे हैं। मोदी जी घिरे यही सके किसी अपराधी का सपोर्ट करना, तमाम प्रकरण है जो एक विदेश में इनके नाम से मोदी चले गए, वो अरेस्ट हैं, वो भी इसी में जोड़ा जा रहा है। कोई मोदी थे जो घोटाले में है, फॉरेन चले गए। गवर्नमेंट जब चाह लेगी तो कोई बाहर नहीं जा सकता है, जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी वो आदमी फॉरेन जा सकता है। एकदम फैक्ट है, क्लियर है, बिना उसके कोई नहीं कहीं जाएगा। इतने पास के अलाइव एजेंसी हैं कि कोई एयरपोर्ट से बाहर जा ही नहीं सकता है। हम और आपको हो तो इसमें कहने के वो संदिग्ध हैं इस प्लान में, वो कहीं नहीं कहीं जी। अब खामोश क्या है, वो जिसके सपोर्ट पे हैं वही खामोश है, तो उनके बारे में क्या बताएं? क्या चीज विपक्ष तो बोल ही रहे भाई, हर मुद्दे को उठा रही है। इस लेवल पे नहीं उठा पा रही, मुझे लगता है जो उठाना चाहिए। देखिए अखिलेश यादव जी एक स्टेट के हैं, ये तो राहुल जी का मामला है, लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया की। गठबंधन के हर आदमी को बोलना चाहिए, बोल रहे हैं मगर उनकी आवाज को सुन नहीं रहा है। बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया उठा नहीं रहा कहीं ना कहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसका मतलब उठा नहीं रहा है। अब हम उनकी बात को नहीं लाइट ला रहे हैं, लाइट में नहीं ला रहे, बोलते हैं। नमाज का और नकाब का मसला आता है तो कोई भी बड़ा नेता विपक्ष वाला इस आवाज को नहीं उठाता है, इसका क्या? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण, इसी पार्लियामेंट के डॉक्टर शफीकुर रहमान मेंबर पार्लियामेंट थे, इस मैटर को उन्होंने पहले उठाया पार्लियामेंट के अंदर कि ये मेरा मजहबी मामला है, ये कानून गलत पास हो रहा है, कोई उठाया मगर बस साहब शफीकुर मेंबर पार्लियामेंट से उन्होंने पार्लियामेंट कहा कि ये कानून गलत है, हमारे मजहबी है, हमारा दीनी मामला है। अब ये है अलायंस उठा रहा नहीं उठा रहा। मोदी जी जिस तरह से हेड स्पीच दे रहे हैं आजकल, मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारी संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाएगी। एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री की ये भाषा कहाँ तक ये कहा जाए कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये पार्षद का इलेक्शन लड़ने वाले की भाषा है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की भाषा अगर एक प्रधानमंत्री बोलता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा कहना यह है, अगर ये नहीं सब कहेंगे तो वो जो उनका वोट बैंक है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खतरा, उनको महसूस होगा इस बार कि हमारा वोट बैंक खसक सकता है। ये बयान उनका इसलिए है कि अगर हम बयान नहीं देंगे तो हमारा वोट बैंक है वो खसक जाएगा, और उनका इस बार वोट बैंक खसकना एकदम स्वाभाविक है, खसक जाएगा। ये नहीं मुस्लिम, हर हिंदू मुसलमान, बेरोजगार बच्चे जो शिक्षित हैं, जिनका पेपर लीक हो गया, ये सब वही है कि विरोध हो रहा है। अच्छा, एक बार एक तरफ अमित शाह जो हैं, देश के गृह मंत्री बयान देते हैं कि हमने निजाम को खत्म कर दिया। निजाम में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, शहाबुद्दीन सबका नाम लेते हैं बाकायदा। जो लोग कहीं ना कहीं मुसलमान हकीकत में ये जानता है कि इन लोगों को मरवाया गया, या इन जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनको हटाया गया बसपा से, और कहीं ना कहीं आरएसएस के जरिए करा गया। तो राजनीतिक लीडरशिप मुसलमानों की खत्म करने का उन्होंने कहा कि हम खत्म कर देंगे निजाम को। तो इस बारे में अगर कोई जियाउर रहमान इस तरह से बयान कर देते हैं कि इन्होंने हमारे इस लोगों को इस तरह से मरवाया, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब आपके सवाल का जवाब बड़ा टेढ़ा है जी, और ये आज का जो चुनाव चल रहा है ये राजनीतिक उस पर नहीं शो कर रहा, शूट कर रहा है। इसका जवाब मैं आपको चुनाव के बाद दूंगा।
अच्छा। आज का चुनाव जो है मामला इस पे नहीं सूट कर रहा। जो आपका सवाल है, आप संभल की आवाम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव के बारे में, इस देश के प्रदेश के एक बहुत ही किसान नेता थे, ईमानदार थे, और वो स्टेट के मुख्यमंत्री भी थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे। उनसे ईमानदार ना कोई हुआ ना होगा। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श स्वर्गीय थे। एक बार लखनऊ में मैं था, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सिंह आए सहकारिता भवन में। वहीं पे मुलायम सिंह थे जी और शफीकुर रहमान बख्श साहब भी थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा सहकारिता भवन के अंदर कि जो शफीकुर रहमान बख्श साहब हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। जिस तरह चौधरी चरण सिंह ईमानदार है, वैसे शफीकुर रहमान बख्श हैं। ये सब सहकारिता भवन में टिस में कहा था। मैं भी उस कमेटी में था, मैं भी उस भवन में मौजूद था, ये उन्होंने कहा था। और वही सन 86 का बयान चौधरी चरण सिंह का आज भी लागू है। जो 5 बार पार्लियामेंट मेंबर रह चुका हो, 4 बार असेंबली का मेंबर रह चुका हो, मगर 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं लगा सकता कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श थे। मैं बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और आज वही हवा पूरे पार्लियामेंट के अंदर है। उस ईमानदार जो सो रहा है यहां से कुछ दूरी पे, उसी ईमानदार के ऊपर ये पूरा चुनाव चल रहा है। चौधरी चरण सिंह ने जो बात कही थी सिंजाए, उस पे डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श खड़े उतरे। ये मैं बहुत ही एफिडेविट के साथ कह रहा हूं। कोई पार्लियामेंट जो 5 बार बना हो और नियर अबाउट 4 बार असेंबली उत्तर प्रदेश का रहा हो, कुछ ना कुछ उसके पीछे दाग था। मगर शफीकुर रहमान, आज भी सरकारी आंकड़ा उठा लीजिए, एक एप्लीकेशन इनके खिलाफ नहीं है कि शफीकुर रहमान मसलों के भक्त किया है। बड़े दावे से साथ कर रहे हैं। और पूरा चुनाव आज उन्हीं के उस पे है। कायदे आजम डॉक्टर शफीकुर रहमान सर के ऊपर हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वर्गीय बख्श साहब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी आत्मा पूरे पार्लियामेंट में घूम रही है। वो ये घूम रही है कि तुम हमारे ईमानदारी जो मैंने किया तुम्हारे बीच में, पूरे मतदाताओं से कह रहे हैं उनकी आत्मा कि जो मैंने तुम्हारी सेवा निःशुल्क किया है, उसका जवाब तुमको देना है इस मत में। और पूरी जनता मजनू बनी हुई है जियाउर रहमान वोट देने के लिए। और ये 7 तारीख को इसका फैसला होगा। ज्यादा जानकारी और मोर अपडेट्स के लिए और ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें।